आज की हमारी कहानी एक लड़की के बारे में है जिसका नाम सेरा है। ये अपनी सिस्टर एमी और अपने मॉम डैड के साथ डिनर कर रही होती है। इसकी सिस्टर एमी वीकेंड पे घर आई है, जो घर से दूर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही है। सेरा टेबल से उठती है ये कहते हुए कि वो पार्टी के लिए लेट हो जाएगी। तभी उसके डैड ऐतराज जताते हैं, जिसपे वो कहती हैं कि उसने मॉम से 2 हफ्ते पहले ही परमिशन ले रखी थी। उसके डैड फिर भी उसे जाने से रोक देते हैं, जिसपे उसकी मॉम भी उसे अपने डैड की बात सुनने को कहते हुए हाथ खड़ा कर देती है। सेरा चुपके से निकलकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी के लिए निकलती हैं। इसका नाम क्रिस है। उसके मॉम डैड उसके कमरे में नॉक करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आने पे उसके डैड डोर अनलॉक करते हैं तो वो खिड़की खुला देख समझ जाते हैं कि वो आखिर मना करने के बावजूद पार्टी में गई हैं। यहाँ वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी एंजॉय करती हैं और वहाँ घर पर उसके डैड गुस्से में उसका इंतजार कर रहे होते हैं। क्रिस ने उसके लिए एक गाना लिखा है जो सुनकर सेरा काफी इंप्रेस होती है। ये पल उसके लिए हमेशा के लिए खास होने वाला था। वो एक दूसरे को किस करते हैं। पूरी रात पार्टी में बिताकर जब वो सुबह घर लौटती हैं तो उसके डैड दरवाजे पे उसका वेट कर रहे होते हैं। वो उसे क्रिस के साथ देख लेते हैं। वो उसे कन्फ्रंट करते हैं और क्रिस के बारे में पूछते हैं, जिसपे वो बातें करने से मना कर देती हैं और कहती हैं, मैं जल्द ही 18 साल की होने वाली हूँ और तब मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। जिसपे वो उसे रोकते हुए कहते हैं, जब तक तुम मेरे घर में हो तुम्हें मेरे रूल्स फॉलो करने होंगे। बाप बेटी को इस तरह लड़ते देख मॉम उन्हें रोकती हैं। एमी सेरा से उसके बॉयफ्रेंड और पार्टी के बारे में पूछती हैं, जिसपे वो ब्लश करते हुए बताती हैं कि क्रिस ने उसे प्रपोज किया है। वो सेरा को समझाती है कि डैड के सामने थोड़ा झुक कर रहे, जिसपे वो कहती हैं कि डैड उसके मॉम को करते हैं, सबसे बुरा बर्ताव करते हैं, किसी को तो आवाज उठानी होगी। उसकी मॉम भी वहां आ जाती है। उन्हें क्रिस के बारे में पहले से ही पता था। सेरा कहती हैं वो 18 साल के होने के बाद दुनिया घूमने निकलेगी। वो फ्लोरिडा में जाकर जॉब करेगी। उसकी मॉम उसका हौसला बढ़ाते हुए कहती हैं, तुम सब कुछ कर सकती हो, बस कुछ गलत मत करना और मुझे लेटर्स लिखते रहना, कॉल भी करना। वो कहती हैं वो उन्हें भी अपने साथ ले जाएगी। ये सब बातें डॉन सुन रहा था। डॉन अपने घर के बेसमेंट में अक्सर समय बिताया करता है। उसके घर के बेसमेंट के नीचे एक सीक्रेट तहखाना है, जिसकी एंट्री एक बुक शेल्फ से छुपी रहती है। कहानी 3 महीने आगे पहुंचती है। अब सेरा ग्रेजुएट हो चुकी है। सेरा को उसकी मॉम बताती है कि वो ग्रोसरी लेने स्टोर में जा रही है। वो इस बात का भी जिक्र करती हैं कि उसके डैड आजकल ज्यादातर समय बेसमेंट में बिताते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। जिसपे सेरा कहती है उन्हें जाकर चेक करना चाहिए। इस पे रेने कहती हैं कि डॉन ने बताया था वहां बहुत सारे चूहे हैं और मुझे चूहों से डर लगता है। डॉन सेरा से एक भारी सा बॉक्स उठाने में उसकी हेल्प मांगता है। वो उसे लेकर उसी तहखाने में पहुंचते हैं। सेरा यहाँ पहले कभी नहीं आई थी और ना ही इसके बारे में घर में किसी को पता था, क्योंकि ये बेसमेंट के भी नीचे थी। वो उसे वहीं बंद कर देता है। वो चीखती चिल्लाती है, लेकिन डॉन पे इसका कोई असर नहीं होता। वो जब बॉक्स खोलती हैं तो उसमें उसके खाने का सामान और कपड़े होते हैं। वो डोर अनलॉक करने की कोशिश करती हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता और अंधेरा छा जाता है। वो बॉक्स में से टॉर्च निकालकर इधर उधर रास्ता ढूंढती हैं। डॉन नोटिस करता है कि उसकी चीखने की आवाज हल्की सी बेसमेंट तक पहुंच रही है, तो वो वेंट को पूरी तरह से कवर कर देता है। अब उसके लाख चीखने पे भी उसकी आवाज कोई नहीं सुन सकता था। यहाँ एमी और उसकी मॉम परेशान हो रहे थे, क्योंकि सेरा अभी तक घर नहीं लौटी। वो कहीं जाने से पहले मॉम को जरूर इन्फॉर्म करती थी। वो कहती हैं उसने उसके सारे दोस्तों को कॉल किया, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं। जब वो कहती हैं कि वो पुलिस को कॉल करेगी, तब डॉन कहता है वो पिछली बार की तरह ही किसी पार्टी में गई होगी और सुबह तक लौट आएगी। उसकी मॉम एमी को कहती हैं कि वो एक बार क्रिस को कॉल करे। सेरा को कैद हुए 2 दिन हो चुके थे। वो जब भी डोर अनलॉक करने की कोशिश करती, वहां की बिजली गुल हो जाती। चौथे दिन डॉन तहखाने में आता है। सेरा उसे ढकेल कर वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन इस डोर के पार और एक डोर था जो कि लॉक्ड थी। वो वहां से मॉम को पुकारती है, जिस पर डॉन कहता है कि वो एरिया साउंड प्रूफ है। वो उसे घसीटते हुए वापस ले आता है। वो उसे बताता है कि 3 बार गलत कोड एंटर करने पर पावर ऑफ हो जाती है और वो उस कोड को हर दिन चेंज करता है, तो वहां से निकलने का तो कोई सवाल ही नहीं। वो कहता है अब तुम सांसें भी लोगी तो मेरी इजाजत से। फिर वो उसे जोर से थप्पड़ मार उसके साथ फिजिकल होता है, उससे जबरदस्ती करता है और फिर वहां से चला जाता है। यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस आई होती है। सेरा की मॉम पुलिस से कहती है कि वो ऐसा कभी नहीं करती थी, वो हर बात शेयर करती थी मुझसे। तभी डॉन वहां आके कहता है कि वो एक बार घर से भाग गई थी
मॉम उसे करेक्ट करते हुए कहती हैं कि वो भागी नहीं थी, बल्कि एक पार्टी में गई थी और लौट कर आ भी गई थी। पुलिस कहता है कि वो 18 साल की हैं, तो वो अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती हैं। हो सकता है वो अपने किसी फ्रेंड के यहाँ हो। इस पे मॉम कहती है कि उसने सबको कॉल करके देख लिया। पुलिस के पूछने पे वो बताते हैं उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम क्रिस है, लेकिन वो एक अच्छा इंसान है। उसे कुछ पता होता तो वो जरूर बताता। पुलिस क्रिस का फोन नंबर लेती है। डॉन बताता है कि सेरा के कुछ कपड़े और ट्रैवल बैग मिसिंग हैं। डॉन कहता है कि उसने एक बार कहा था वो घर से भागकर पूरी दुनिया घूमना चाहती है, जिसपे मॉम कहती है कि वो कोई प्लान नहीं बल्कि उसका ड्रीम था। वो कहती है अगर उसे घर छोड़कर जाना भी था तो वो उसे गुड बाय बोले बिना नहीं जा सकती। पुलिस उन्हें दिलासा देते हुए कहती है कि अक्सर ऐसा होता है कई केसेस में, मिसिंग पर्सन महीनों बाद लौट आते हैं या फोन करके घर पर बता देते हैं कि वो सेफ है। उनको भी इंतजार करना चाहिए, तब तक वो इन्वेस्टिगेशन भी जारी रखेंगे। सेरा वेंट से रोज आवाज लगाती थी, इस उम्मीद में कि कोई तो सुन ले। फिर वो क्रिस के साथ बिताए पल याद करने लगती है। क्रिस सेरा के घर आकर डॉन से पूछता है कि कुछ पता चला या नहीं। वो उसके लिए कुछ लेकर आया था। डॉन झूठी कहानी बनाते हुए उससे कहता है सेरा ने तुम्हें बताया नहीं स्टीव के बारे में। क्रिस कंफ्यूज हो जाता है। डॉन कहता है सेरा और स्टीव बचपन के दोस्त थे, वो एक दूसरे को तभी से पसंद करते थे। ग्रेजुएशन खत्म होते ही दोनों फ्लोरिडा भाग गए और वो वहां वेट्रेस का काम करती हैं। क्रिस को यकीन नहीं होता। डॉन कहता है क्या तुम श्योर हो कि स्टीव के बारे में कभी नहीं सुना? क्रिस कहता है सेरा ने फ्लोरिडा का जिक्र तो किया था मगर स्टीव के बारे में कभी नहीं कहा। डॉन कहता है कि वो गिफ्ट यहाँ छोड़कर जा सकता है, वो उसे सेरा के पास कुरियर कर देंगे और अगर उसका कॉल आता है तो ये भी बता देंगे कि क्रिस उससे मिलने आया था। बाइक की आवाज सुन रेने बाहर आकर पूछती है कि कौन था। वो कहता है कोई नहीं, अगर कोई न्यूज हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा। अब सेरा को यहाँ कैद हुए 21 दिन हो चुके थे। डॉन उसके लिए कुछ टॉयलेट पेपर्स और केक लेकर आता है। वो उसे एक ड्रेस देता है और उसे पहनने को कहता है। आज उसका बर्थडे था तो वो उससे कहता है कि जो चाहो मांग लो। वो कहती है उसे वहां से निकलना है, जिसपे वो कहता है इसके अलावा और कुछ। फिर वो एक टीवी और एक क्लॉक मांगती है। वो कैन के ऊपर के कवर को अपने पास छुपा लेती हैं और उसका इंतजार करती हैं। जैसे ही वो उस पर अटैक करती हैं, डॉन उसे पकड़ लेता है और बहुत है और फिर उससे जबरदस्ती करता है। अब कहानी 1 साल आगे पहुंच चुकी थी। सेरा डॉन के बच्चे की मां बनने वाली थी। वो एक लड़की को जन्म देती हैं, उसका नाम मैरी रखती हैं। डॉन उसे कहता है कि वो डॉन को थैंक यू बोले क्योंकि उसने उसे कंप्लीट किया है, क्योंकि एक लड़की माँ बनने के बाद ही कंप्लीट वुमन बन जाती है, जो कि दुनिया की बेस्ट फीलिंग है। वो उसे कुछ खाने की चीजें देता है, उसमें एक चाकू भी होता है, लेकिन अब सेरा में लड़ने की हिम्मत खत्म हो चुकी थी। अब कहानी कुछ साल और आगे पहुंचती है। सेरा उसके दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली थी। मैरी डॉन को डैड कहती है और अपनी ड्राइंग दिखाती है। सेरा कहती है कि वो अब 2 से 3 होने वाले हैं, अब भी देर नहीं हुई, उन्हें वहां से निकाले, वो किसी से कुछ नहीं कहेगी। डॉन चिढ़ जाता है और वहां से चला जाता है। रेने डॉन से प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर करने को कहती हैं ताकि सेरा के बारे में पता लगाया जा सके, जिस पर डॉन कहता है तुम फ्लोरिडा जाकर उसे ढूंढ चुकी हो, जिसमें पहले ही काफी पैसे बर्बाद हो चुके हैं, अब और नहीं। वो कहती हैं किस तरह के बाप हो तुम, तुम्हें ये बात परेशान नहीं करती कि वो कहाँ है, कैसी है, जिंदा है भी या नहीं? वो कहती है वो जब तक इन सवालों का जवाब नहीं ढूंढ लेती तब तक वो नहीं रुकने वाली। डॉन वहां से अपने कमरे में चला जाता है। डॉन उन्हें टीवी लाकर देता है। मैरी के पूछने पे सेरा बताती है कि ये एक टीवी है जिससे हम बाहर की दुनिया को देख सकते हैं। अब कहानी और 7 साल आगे पहुंचती है। मैरी को बीमार देख सेरा परेशान होती है। डॉन मेडिसिन लेकर आता है और उसे डॉक्टर के पास ले जाने से मना कर देता है, ये कहते हुए कि उसकी मॉम भी सेरा को बचपन में घर पर ही ठीक कर देती थी। मैरी सेरा से स्टोरी सुनाने को कहती है, जिसपे वो एक प्रिंसेस की स्टोरी सुनाती है। वो उसे क्रिस की वही सॉन्ग सुनाती है जो उसने सेरा के लिए लिखा था। यहाँ क्रिस रास्ते से गुजर रहा होता है, तभी उसे एमी मिलती है। वो सेरा के बारे में पूछता है, तभी एमी बताती है उसका अभी तक पता नहीं चला, जिसपे वो कहता है लगता है स्टीव ने उसे अपने फैमिली से दूर कर रखा है। इस पे एमी कंफ्यूज हो जाती है कि कौन स्टीव? जैसे ही वो कहता है कि उसके डैड ने बताया स्टीव के बारे में, तब वो पूछती है कि तुम डैड से कब मिले? इन्हें सब बातें क्लियर होती हैं। एमी कहती है उसे लगता है उसके डैड ने ही कुछ किया होगा, हो सकता है वो आपस में लड़े और सेरा को कुछ हो गया हो उस लड़ाई में और डैड ने उसकी बॉडी कहीं छुपा दी हो, क्योंकि वो मॉम पे भी आते हैं। एक बार तो वो हॉस्पिटलाइज भी हो गई थी कई दिनों के लिए। यहाँ बच्चे जिद करते हैं कि उन्हें बाहर जाना है। वो उनका मन बहलाते हुए
उनके साथ एक एडवेंचर गेम खेलती हैं। कमरे को अंधेरा करके टॉर्च से वो एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं। रेने डॉन को कन्फ्रंट करती है कि उसने क्रिस से झूठ क्यों बोला, ऐसा क्या है जो वो छुपा रहा है। वो आपस में लड़ने लगते हैं क्योंकि डॉन प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर करने से मना करता हुआ आया है। एमी सोफे पे पड़े उस कीज को लेकर बेसमेंट में जाती हैं, लेकिन समझ नहीं पाती कि ये आखिर कहाँ की कीज हैं। डॉन वहां पहुंच जाता और उसे वहां से भगा देता है। अब सेरा को तीसरा बच्चा होता है, वो इसका नाम थॉमस रखते हैं। वो डॉन से कहती है कि यहाँ अब जगह भी नहीं बची, क्यों ना तुम इस बच्चे को ऊपर ले जाओ। इस पर डॉन कहता है, किस तरह की माँ हो तुम, अपने बच्चे को खुद से कैसे दूर कर सकती हो। फिर वो उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि अगर तुम इसे रेने के पास रखते हो तो हम दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम बिता सकेंगे। वो मान जाता है। अगले दिन रेने दरवाजा खोलती हैं और वहां उन्हें एक बेबी दिखता है, एक लेटर के साथ जो सेरा ने लिखी थी, ये बताते हुए कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश हैं, लेकिन टाइम और पैसों की कमी के कारण वो बच्चे की परवरिश नहीं कर सकते, इसलिए वो उसे यहाँ छोड़कर जा रहे हैं। उसने बास्केट में एक सीक्रेट मैसेज छोड़ रखा था। अनफॉर्चुनेटली ये डॉन के हाथ लग जाती है। इसमें लिखा था कि वो तहखाने में लॉक्ड है और पुलिस को कॉल करे। डॉन वहां जाकर उसे फिर से पनिश करता है। अब कहानी 14 साल आगे पहुंचती है। सेरा फिर से प्रेग्नेंट होती हैं। मैरी अपने मॉम के लिपस्टिक लगाकर वहां आती है। डॉन उसे करीब से देख रहा होता है, तभी सेरा उसे काम पर लगा देती है। वो नहीं चाहती कि डॉन उसके नजदीक आए। वो वहां से पावर कट करके चला जाता है। अब बच्चे बड़े हो रहे थे। सेरा का उनके सवालों का जवाब देना मुश्किल होता जा रहा था। थॉमस भी बड़ा हो चुका था। हालांकि वो माइकल से उम्र में छोटा था, लेकिन प्रॉपर डाइट और फिजिकल एक्टिविटीज के कारण उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही थी। वो रेने से अपने मॉम के बारे में पूछता है। यहाँ सेरा सीलिंग से पानी गिरते देख समझ जाती है कि यहाँ से ऊपर की तरफ सुरंग खोदा जा सकता है। वो सीलिंग पे छेद करती है टॉर्च की रोशनी में। ये उनके पड़ोसी को दिखाई देता है। वो जाकर डॉन को कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई सिग्नल दे रहा हो। वो कहता है वो जाकर चेक करेगा। वो वहां जाकर सेरा को बहुत है। इससे होने वाले बच्चे की हो जाती है। इसे परेशान देख मैरी भी बहुत परेशान होती है। अगले दिन डॉन वहां आता है। सेरा थॉमस के बारे में पूछती है। वो कहता है वो अच्छा कर रहा है, वो बहुत जल्द बास्केटबॉल टीम ज्वाइन करने वाला है। बच्चे सेरा से आर्ग्यू करते हैं कि वो उन्हें डॉन से बातें करने क्यों नहीं देती, वो कब तक इस तरह यहाँ रहने वाले। वो सेरा को ही दोषी ठहराते। सेरा अब और नहीं झेल पाती और वो अपना गुस्सा जाहिर करती है। जमीन पे पड़े पड़े वो आज भी क्रिस के साथ बिताए पल याद करती है, मानो जैसे कल की ही बात हो। बच्चे उसकी फ्रस्ट्रेशन को समझने लगते हैं और वहां सफाई करते हैं। फाइनली वो उन्हें बताती हैं कि वो जिस प्रिंसेस की स्टोरी सुनाया करती थी, दरअसल वो उसकी ही स्टोरी है और डॉन उसका डैड है, और किस तरह से उसने उसे बेसमेंट में लॉक करके उसके साथ क्या क्या किया। ये सब सुन बच्चे नंब रह जाते हैं। अब कहानी 19 साल आगे पहुंचती है। वो उन्हें राशन को कम करके इस्तेमाल करने को कहता है। अब जब इन्हें सब मालूम था, माइकल अपना गुस्सा नहीं रोक पाता और डॉन पे हाथ उठाता है। सेरा उसे रोक लेती है। डॉन को उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है। अब उसके पास मॉर्गेज लोन चुकाने के पैसे की कमी होने लगी थी। अब जब घर की पोजीशन उससे छिन जाएगी तो उसके कारनामों का पता सबको लग जाएगा। इस बात से डर कर वो तहखाने की वेंटिलेशन बंद कर देता है और उसमें गाड़ी का धुआं भरने लगता है, जिससे सबकी मौत हो जाए। तभी गैराज में थॉमस आ जाता है। वो तुरंत रुक जाता है। यहाँ मैरी की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी और ऊपर सारे बारबेक्यू पार्टी कर रहे होते हैं। शाम होने पर डॉन वहां आ जाता है। वो बताती है कि मैरी को एस्मा अटैक हो रहा है और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है। वो कहता है वो रिस्क नहीं ले सकता और मना कर देता है। वो सारे मिलकर उसे इमोशनल अपील करते हैं। वो समझ नहीं पाता क्या करें। सेरा उसे प्रॉमिस करती है कि वो किसी से कुछ नहीं कहेगी और लौटकर वापस यहीं आ जाएगी, लेकिन वो मैरी की जान बचा ले। वो माइकल को वहीं छोड़ दोनों को लेकर हॉस्पिटल के लिए रवाना होता है। वो कहता है अगर उसने चालाकी की तो माइकल यहीं मारा जाएगा और किसी को कुछ पता भी नहीं लगेगा। मैरी को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। डॉक्टर उसकी पल्स को वापस नॉर्मल पे लाते, तब जाकर सेरा की जान में जान वापस आता है। डॉक्टर उससे मैरी की मेडिकल हिस्ट्री पूछते हैं। सेरा के लिए ये आखिरी मौका था आजाद होने के लिए। वो मौका पाकर वहां से निकल जाती हैं और उसी डॉक्टर के पास पहुंच जाती हैं। डॉन भी उसे फॉलो करते हुए वहां आता है। वो उनसे कह देती है कि वो डेंजर में है। डॉन को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब ये सारे फ्री हो जाते हैं। ये मोमेंट सबके लिए बेहद इमोशनल था। क्रिस को इस बात की खबर मिलती है। वो सेरा का आज भी इंतजार कर रहा होता है। वो उसे मिलता है। वो उसे हेलमेट गिफ्ट करता है जो उसने 18 साल की उम्र से संभाल कर रखा था।
फिर वो पुराने समय के जैसे बाइक राइड पे निकलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।